तो बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 23 है। बट इस चैप्टर के अंतर्गत 7वां चैप्टर, यही 7 चैप्टर पढ़ना था। मैं स्टार्टिंग से बोला था कि इस चैप्टर में वी हैव टू डिस्कस 7 डिफरेंट चैप्टर, 7 डिफरेंट टॉपिक नहीं, 7 डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ना था इसके अंतर्गत। तो मैं बताया था 7वां चैप्टर है थर्मल कंडक्टिविटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना। तो क्या है नहीं है बाद में पढ़ते, पहले आप लोग बताइएगा 7th 8th क्लास में आप लोग पहली बार पढ़े थे, मान लो नहीं भी पढ़े थे तो अपना दिमाग से बताना कि ये मेटल है, मेटल का सरफेस है, मेटल का सरफेस 7th में ही पढ़ना था टू बी प्रिसाइज। कोई भी मेटल का सरफेस चलेगा, सॉलिड का सरफेस मान लो, बट हीट कंडक्ट के बारे में पढ़ने वाले। तो हीट हम लोग पढ़े, सारा सब्सटेंस सारा सॉलिड तो हीट को कंडक्ट करता नहीं है, तो जब मानिए रहे हो तो मेटल को मानो जो हीट को कंडक्ट कर सकता हो, है ना। तो ये सॉलिड है और मेटल है, और इसमें सब जगह पर वैक्स चिपका के रखना है। 7th में पहली बार पढ़ाया गया था आपको, मोम चिपका करके रखना है, और एक हिस्सा गर्म करना शुरू करना है, एक हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा उस मेटल का गर्म करना। धीरे धीरे क्या होगा, सारा जो दूर 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 पर जितना भी मोम लगा करके उसमें सटाए वो सब क्या हो जाएगा, क्यों पिघल गया। थर्मल जो है वो कंडक्ट हो गया, और यू कैन से जो आप लोग बता रहे वही चैप्टर का नाम है एक्चुअली में, हीट जो है वो ट्रांसफर हो गया। और ये एग्जांपल सुन के लगा होगा कि ये भी सॉलिड का चैप्टर बनते हुए नजर आ रहा है। वैसे लिक्विड गैस में भी है ही, लिक्विड गैस में भी है ही, बट यहाँ पर आप लोग की बातें सही, हीट ट्रांसफर हो गया, और फिजिक्स का टीचर बोलेगा थर्मल जो है वो कंडक्ट हो गया, ठीक है। और इसको 7th क्लास में पहली बार आपको लिखवाया गया था कंडक्शन, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पर इसका जो पहला टॉपिक है वो हमारा कंडक्शन है। कंडक्शन क्या मेथड है आप लोग खुद ही बता रहे हैं, कंडक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट का एक मेथड है। और एग्जांपल से ही लगा कि ये सॉलिड में दिखता है, और इसमें क्या होगा, किसी एक जगह से भी अगर हीट हम लोग करते हैं मेटल के सरफेस को, तो हीट जो है वो एटम्स के लैटिसेस के थ्रू आगे तक क्या हो जाएगा, वो कंडक्ट हो जाएगा, और यूके से ट्रांसफर हो जाएगा। और हीट ट्रांसफर कंडक्ट तो मेटल ही करता है, तो चैप्टर मेटल पर ही बना हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी सॉलिड में पढ़ने लगे, ठीक है। पहला चीज तो ये हो गया, इसमें पढ़ना, फर्स्ट थिंग समझ में आ गया। अब दूसरा चीज, ये एक मेटल का सरफेस अभी बताए थे आप लोग, और इसमें मोम लगाने के लिए बोला गया था, और इसको गर्म किए थे तो सारा मोम पिघल जाएगा, अभी आप ही लोग बताए थे, ठीक है। अब एक और अलग मेटल का सरफेस ले लो, दूसरा मेटल का सरफेस, उतना ही लेंथ का, एकदम एक जैसा, देखने में बिल्कुल सेम टू सेम, सब कुछ सेम, जो करना है सब बिल्कुल सेम रख लो, सेम शेप, साइज, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो रखना है सब सेम रख लो, ठीक है। सबको शुरुआत में एकदम सेम टेम्परेचर पर रखो, फिर दोनों को ही बराबर बराबर हीट कर दो, एकदम बराबर बराबर, जैसे हीट कर रहे हो बिल्कुल बराबर बराबर, और सब में बराबर बराबर दूरी पर मोम चिपका करके रखना है। दोनों केस में मोम पिघलेगा, अभी आप ही लोग बताए हैं, बट आगे की कहानी आप खुद बताएंगे। जैसे हीट करना शुरू करेंगे, दोनों मोम क्या सही एकदम एक टाइम पर पिघलेगा कि दोनों में टाइम अलग अलग लग जाएगा। तो ये चैप्टर का नाम है। क्यों अलग अलग लगेगा अब आप लोग खुद बता सकते हैं, क्योंकि इसमें किस चीज का अंतर हो गया, इन दोनों के प्रॉपर्टी में अंतर है। यही चैप्टर का नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहां पर भी एक और प्रॉपर्टी मेटल का है, सॉलिड का है, जो कि सामने आएगा, जो कि इस चैप्टर का नाम है, वो होगा थर्मल कंडक्टिविटी। ये 7 प्रॉपर्टी कांस्टेंट हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। क्वेश्चन मेंस एडवांस नीट स्कूल एग्जाम तो होते रहता है, बट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो ये आपका 7वां प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले हमें एक सॉलिड का केवल डेंसिटी फिक्स होता है ये मालूम था, बट इस चैप्टर में सीखे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, और फिर डेंसिटी, और उसके बाद फिर लिक्विड का केस हो तो विस्कोसिटी, और फिर सिर्फ सॉलिड का ही अगर बात करें तो सॉलिड में कल परसों आप लोग अल्फा बीटा गामा पढ़े हैं, वो था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यहां पर आएगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये चैप्टर खत्म होने के बाद एटलीस्ट हम लोग ये नहीं बोलेंगे, कोई हमसे पूछेगा कि सॉलिड का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है तो बस उसका डेंसिटी लिक्विड गैस से ज्यादा होता है, ये नहीं बोलेंगे। अब हमें सॉलिड का बहुत सारा प्रॉपर्टी इस चैप्टर के एंड होते होते पता चल जाएगा। और बाकी जो लोग मेंस हीट का तैयारी कर रहे हैं, ये आप हीट का एक चैप्टर कंसीडर कर सकते हैं। हीट का ये दूसरा चैप्टर चल रहा है टू बी फेयर। पहले वाले में थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री है, हीट में ये दूसरा चैप्टर है। पूरा थर्मोडायनामिक्स खुलेगा, उसको आप हीट का एक सेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। मेंस नीट एडवांस इंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी में हीट को अलग चैप्टर कंसीडर किया जाता है, और फ्लूइड मैकेनिक्स को अलग चैप्टर कंसीडर किया जाता है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को अलग चैप्टर कंसीडर किया जाता है। ट्यूशन आप मेरे से पढ़ रहे तो मेरा एक ही चैप्टर है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
उसमें 7 चैप्टर है। 7वां चैप्टर होगा थर्मल कंडक्टिविटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है नहीं आगे देखते हैं, बट थर्मल कंडक्टिविटी ही प्रॉपर्टी होगा बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 7वां चैप्टर के हिसाब से। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 चीज जानना, पहला मेटल कंडक्ट करता है हीट को, और दूसरा 2 अलग अलग मेटल ले लो तो तुम खुद बोल रहे हो कि मोम के पिघलने का टाइमिंग में अंतर होगा। इसका मतलब है कंडक्टिविटी तो है ही, दोनों मेटल है, लेंथ एरिया सब सेम लिए हैं, बट कंडक्टिविटी में अंतर आ रहा है क्योंकि उसका प्रॉपर्टी में अंतर है। तो कौन सा प्रॉपर्टी क्या है नहीं है उसके बारे में चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिख लिया जाए तो कंडक्शन अभी आप लोग बताए थे क्या है, हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है। जनरली ये वर्ड कंडक्शन हम लोग सारे सब्सटेंस में नहीं इस्तेमाल करेंगे, सॉलिड्स में इस्तेमाल होगा। इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर through a substance like solid in the direction of fall of temperature. हीट फ्लो करेगा बट ऐसा नहीं जहां मर्जी तहां हीट फ्लो कर गया। इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ टेम्परेचर, फॉल ऑफ टेम्परेचर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस देमसेल्व्स। ठीक है, मोम पिघलेगा बट इसका ये मतलब नहीं है कि उस मेटल का जो एटम्स था वो चला गया इधर से उधर, है ना। हीट ट्रांसफर हुआ, वो एटम्स ऑफ द सब्सटेंस खुद इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होगा। दिस इज कंडक्शन। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू अ सब्सटेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस देमसेल्व्स। इसी को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे किताब में ऐसे समझाया जाता है, आप लोग तो सब अबव एवरेज समझ ही गए कंडक्शन किसको कहते हैं, बट किताब में ऐसे समझाया जाता है कि मान लो ये ट्यूशन रूम है, ये ट्यूशन रूम है और इस ट्यूशन रूम में बॉल का ट्रांसफर करना है। यहाँ फर्स्ट बेंच में अतुल बैठा हुआ है और लास्ट बेंच में गौरव, और एक बॉल है, उस बॉल को ट्रांसफर करना है अतुल से गौरव तक। और ये इतने सारे जो तुम लोग स्टूडेंट हो वो क्या हो जाएगा, वो एक सॉलिड के अंदर का एटम्स का अरेंजमेंट हो जाएगा, और जो बॉल है वो क्या हो जाएगा, वो हीट है। इसी को ट्रांसफर करना है इधर से लास्ट बेंच तक। कैसे होगा कंडक्शन में, एक एक करके होगा। वो बगल वाले को देगा, वो जो बॉल है बगल वाले को देगा, वो जो बॉल बगल वाले को, बॉल बगल, इस तरह से हीट जो है वो ट्रांसमिट करते हुए एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाए। इस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। जनरली इस प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग सॉलिड्स में करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में है। और बाकी छोटे क्लास में आप लोग पढ़े थे कुकिंग यूटेंसिल्स का जो हैंडल होता है वो वुडन हैंडल होता है। बताओ क्यों? तो बैड कंडक्टर है तो क्या काम है उसमें, जो खाना बनाते हो तो बिल्कुल हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाना बनाओगे तो यूटेंसिल तो गर्म होगा ही, खाना बना रहे हो तो, बट वो जो वुडन हैंडल जो है वो गर्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग पुअर कंडक्टर का इस्तेमाल कर देते हैं, वुड का। तो इसमें छोटी छोटी क्लासेस में हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा है। फिर ये शायद पढ़े हो नहीं पढ़े मेरे को पता नहीं है, एस्किमोस पहली बार सुने हो क्या वर्ड? एस्किमोस पहली बार पढ़े हो? अरे क्या बात है। तो अंटार्कटिका वगैरह में इग्लूज, एस्किमोस जो घर बनाते हैं बर्फ से, उसी को तो बोला जाता है। ये इग्लू तो घर को बोला जाता है और लोगों को एस्किमोस बोला जाता है। सब तो पढ़े हो छोटे क्लासेस में। खैर जो भी हो, एस्किमोस जो इग्लूज बनाते हैं वो मेक डबल वॉल्ड हाउसेज ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। बर्फ का ही घर वहां पर बनता है, बट वो भी डबल लेयर का बनता है। क्यों बनता है डबल लेयर का, ये सब स्कूल एग्जाम में भी आ जाता है। किसी को नहीं आइडिया? तैयार मत लो, जल्दी जल्दी, कोई आइडिया? हाँ, मतलब जो अंदर जो हीट प्रोड्यूस किए हम लोग, अब ठंडा जगह हीट प्रोड्यूस करेंगे, वो ट्रैप हो जाता है। जो दो लेयर के बीच में एयर होता है, उस एयर में ट्रैप हो जाता है, और एयर इज कंसीडर्ड एज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो जो गर्मी प्रोड्यूस किए हो, वो दोनों जो लेयर है बर्फ के, जो लेयर से उसके बीच में एयर, वो एयर जो है वो हीट को ट्रैप करके रखता है। और वो क्योंकि पुअर कंडक्टर है तो हीट फिर बाहर इधर ट्रांसफर, बाहर तो सराउंडिंग ठंडा है, बाहर ट्रांसफर ना हो जाए, इसी वजह से बर्फ का ही बनता है। बहुत ठंडी जगह है, उसमें गर्मी बचाने का जितना तरीका होगा सबको यूज करेंगे। तो डबल लेयर का जो है वो डबल लेयर का ब्लॉक्स ऑफ आइस का डबल लेयर का वॉल बनाया जाता है। बर्फ का ही बनाओ बट डबल लेयर का वॉल। ये अभी ठंडी हमारी भी निकली है अभी, अब तो थोड़ा थोड़ा गर्मी आ गया, बट अभी एक्सट्रीम ठंडा था यहाँ पर भी। तो आप लोग भी, मम्मी पापा या फिर खुद भी आप लोग किए होंगे, जो कंबल रजाई ओढ़ के सोते हो, वो ये स्कूल एग्जाम में भी आ जाता है, किताब में लिखा हुआ। एक कंबल से ज्यादा अच्छा है कि दो, अगर तुम्हारे पास पतला रजाई भी है, उन दोनों का अगर लेयर ओढ़ करके सो जाओ तो तुमको एक कंपैरेटिवली मोटा रजाई से तुमको वो डबल लेयर वाला, जो तुम्हारा अगर थोड़ा कंपैरेटिवली पतला भी हो तो भी उसमें अच्छा खासा गर्मी प्रोड्यूस हो सकता है। उसमें भी यही आंसर है ना। वो दो लेयर है, वो क्या, जो बॉडी को जो गर्म किए हो, वो हीट को
वो तो जो बीच का जो लेयर है उसमें जो एयर है वो ट्रैप करके रख लेगा हीट को। तो ये सिंपल साइंस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ना। बाकी इसी में यहाँ पर भी है, ठंडे में देखे होंगे बर्ड्स या फिर जब भी पक्षी लोग को ठंडा लगता है बारिश में या फिर विंटर में, बर्ड्स ऑफन स्वेल देयर फेदर्स इन विंटर, इस तरह से अपना स्वेल कर लेती है फेदर्स को। उसमें भी वो क्या कर लेता है, उसमें एयर को ट्रैप कर लेता है। और एयर इज अ कंडक्टर, वो भी एकदम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जितना भी हीट ट्रैप हुआ वो बचा रहे एक जगह पर, इसलिए जो है फेदर को स्वेल कर लिया जाता है। बाकी ठंडी में, अभी ठंडी निकली है तो आप लोग इससे अपने आप को कोरिलेट कर सकते हो। विंटर में मेटेलिक हैंडल ऑफ अ डोर अपीयर्स कोल्डर देन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द डोर। इसमें बताओ क्या आंसर होगा। मेटल वाला पोर्शन जो है वो ठंडा लगता है, अभी ठंडा निकला है, फोन से लेकर के रूम में जो भी मेटेलिक पोर्शन है वो काफी ठंडा लगता है, छूने से बचते। क्या कारण है इसका, बताओ। कौन गुड कंडक्टर है? तो फिर नहीं ठीक से बताओ, समय का कमी है, जल्दी जल्दी बताओ। गुड कंडक्टर है मान लिया, बट उससे ठंडा कैसे लगने लगा वो? जल्दी जल्दी कुछ बताओ, फिर आगे बढ़ा जाए। कौन कौन कौन? ठीक से आंसर नहीं हो पा रहा। ये आता है स्कूल एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जाता है स्कूल एग्जामिनेशन जिन लोगों के सामने। बाकी ठीक ठीक आंसर बता रहे हो, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ। एक्चुअली में ठंडा का, जब एक्सट्रीम ठंडा का सीजन रहेगा तो हमारा बॉडी कंपेरेटिवली गर्म रहेगा। सराउंडिंग से जो बॉडी है वो तो गर्म रहेगा ना, बॉडी का जो ह्यूमन टेम्परेचर है वो तो किसी भी कीमत पर ज्यादातर जो सरफेसेस है विंटर सीजन में उसके कंपैरिजन में क्या रहेगा, हमारा वाला बॉडी जो है वो गर्म रहेगा। अब जब तुम मेटेलिक पोर्शन को छुओगे, मेटल क्या है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो तुम्हारा बॉडी में जो हीट है वो मेटल पे बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा, जिस वजह से तुमको अपना हाथ ठंडा लगने लगेगा। तुम जो छुए, ऐसा नहीं है कि मेटेलिक सरफेस ही पूरा ठंडा हो गया, बट यू विल फील मोर कोल्ड, मतलब अगर मेटेलिक सरफेसेस को छुओगे, क्योंकि हीट फटाफट तुम्हारे हाथ से उस मेटेलिक सरफेस पर कंडक्ट हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है और इससे स्कूल एग्जामिनेशन में भी आता है। हमें इस चैप्टर को बिल्ड करने में इन सब का उतना जरूरत नहीं है, बट आप लोग याद रखिएगा कंडक्शन सॉलिड का एक प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से अनदर, जनरली सॉलिड इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेस देमसेल्फ। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और फिर हम लोग चैप्टर के नाम की तरफ चलते हैं कि कैसे इसको हम लोग बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेट कर सकते हैं। तो ये अभी आप लोग खुद बताए हैं, अलग अलग मेटल सरफेस लोगे, मेटल का सरफेस हीट कंडक्ट करेगा बट बराबर हीट कंडक्ट नहीं करेगा, और यू कैन से बराबर टाइम पे बराबर हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी में अंतर है। ये अभी आप लोग खुद बताए हैं कौन सा प्रॉपर्टी क्या है, क्यों है, किस लिए, और उसका न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे, ठीक है। और चलो आगे करते हैं। तो एक मेटेलिक स्लैब को सोचो, कंसीडर अ मेटेलिक स्लैब, ये एक मेटेलिक स्लैब है, कंसीडर अ मेटेलिक स्लैब, बातचीत नहीं, एक मेटेलिक स्लैब। अब आगे थ्योरी नहीं लिख पाऊंगा। उस मेटेलिक स्लैब का ये वाला चेहरा हॉट है, इधर वाला चेहरा गर्म है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब यहां से हीट ट्रांसफर करने का ट्राई कर रहे हैं, इधर वाला पोर्शन गर्म हो गया और इधर वाला पोर्शन जो है वो ठंडा है। ये ऐसे अचानक से एक फेस गर्म एक फेस ठंडा तो हो नहीं सकता। इधर वाले को किए हैं, हीट किए हैं, गर्म अभी होना शुरू हुआ है, और यह वाला फेस कोल्ड है, और दोनों फेस के बीच में डिस्टेंस जो है वो d है, और दोनों फेस का जो एरिया है उसको a ले रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टेक इट एज a, ठीक है। और हीट के बारे में बात हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट। अभी ये जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसका नाम अब लेंगे हम लोग क्यू। देखो क्यू में कितना परेशानी है, क्यू कभी फ्लो रेट बन जा रहा है, कभी हीट बन जा रहा है, तो तुमको तो सोच के करना पड़ेगा, मेरे हाथ में तो है नहीं, कभी हीट भी है कभी फ्लो रेट भी है, तो वो अपना देख लो, ठीक है। अभी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर को क्यू लिए हैं। अब आपकी बारी आ गई बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। बच्चों की बारी बहुत आती है, अगर नहीं बता पाओगे तो बेवकूफ कहलाओगे, डिस्कशन में अगर भाग नहीं लोगे तो बेवकूफ कहलाओगे बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, है ना। यहाँ तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है, जैसे अभी इस केस में आप ये बताने वाले हैं कि ये जो हीट फ्लो होगा इस फेस से इस फेस पर, इतना तो श्योर है कि हॉट फेस से कोल्ड फेस में होगा, फ्लो ऑफ हीट का डायरेक्शन ये होगा। ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा ये बताने की बारी आ गई आपकी।
ये तुम्हारे ऊपर है, तुम बताओगे तब होगा, नहीं बताओगे तो मैं ऐसे लिख दूंगा, तो फिर छापते रहना। बताओ अपने दिमाग से। मेटालिक स्लैब है, 2 फेस है, एक फेस को गर्म किए हैं, दूसरे फेस की तरफ हीट फ्लो होगा। किस किस फैक्टर के ऊपर वो जो अमाउंट ऑफ हीट जो इधर से इधर आ रहा है वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जो ठीक लग रहा है वो बताओ, सोच सोच के, नहीं बताओगे तो फिर ऐसे लिख के जाना पड़ेगा। डी क्या है ये? डी भी बोल रहे, एरिया भी बोल रहे, एक एक करके अलग अलग चीज है। टेम्परेचर क्या? हाँ, तो पहला आंसर मेरे ख्याल से भी पहला आंसर जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा तो ये हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो पहला आंसर मैं भी अगर होता तो टेम्परेचर डिफरेंस देता। अब तुम्हारी बारी आ गई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किस पर होगा? जितना ज्यादा दोनों चेहरा माने दोनों फेस के बीच में जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस उतना ही ज्यादा जो है वो हीट फ्लो होगा। ये कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट नहीं है, ये बातचीत ही करना है आपको हमको, ठीक है। ये जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T1 माइनस T2 के। ये मान लिया आपका बात, आगे बताओ। B से लगता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना दूर जाना होगा उतना ही कम चांसेस है हीट फ्लो होने का। ऑब्वियस है कि ये जो Q है ये D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी पार्टिकल इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। बल्क प्रॉपर्टी मैटर खत्म हो रखा है। एक बार पार्टिकल कहाँ लिखे हैं? डिपेंड ऑन पार्टिकल। हाँ, और क्या क्या बता दो? एरिया पर। अच्छा, कैसा? डायरेक्टली इनवर्सली देख लियो क्या? अच्छा, डायरेक्टली या इनवर्सली? सोच के बोल रहा है, ऐसा नहीं। मेटल सरफेस है, वो हीट ट्रांसफर कर रहा है। ये जितना ज्यादा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा कि कम ट्रांसफर होगा? भाई ज्यादा ना होगा, ज्यादा सरफेस से उसको हीट मिल रहा है। हीट ट्रांसफर का बात हो रहा है। हीट ट्रांसफर, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें बात नहीं हो रहा है। हीट ट्रांसफर करना, जितना ज्यादा जगह दोगे तो और उतना ज्यादा ही ना हीट ट्रांसफर करेगा। उसमें जितना भी पार्टिकल है सबको हीट ट्रांसफर करना है। जितना एरिया ज्यादा कर दोगे वो आगे उतना हीट को ट्रांसफर कर देगा। अरे ये बात समझ में? अरे इसको तुम लोग उस चैप्टर से मिला सकते हो। चैप्टर भी छोड़ो, फ्लो रेट अभी कुछ दिन पहले पाइप में फ्लो के बारे में भी बात हुआ था, वहां पर भी आया था पॉइजनस इक्वेशन, पॉइजन फॉर्मूला आया था ना। वहां पर भी तो आप लोग बता रहे थे किस किस फैक्टर, जैसे पाइप है, पाइप में से पानी को फ्लो करवाना है ना, सिर्फ पानी को फ्लो करवाना है, सिर्फ फ्लो। तो एरिया ज्यादा होगा तो फ्लो ज्यादा होगा ना, एरिया कम। अरे तुम लोग कहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कहाँ घुस गए? सब चीज आपस में मैच करवा दे। एक पाइप, एक ज्यादा तुमको पानी का फ्लो चाहिए कहीं पर, तो पतला पाइप लोगे, उससे पानी का फ्लो करवा दो। पानी का फ्लो का बात हो रहा है। जितना मोटा पानी का एरिया रखोगे उतना ज्यादा फ्लो होगा। 10th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिला सकते हो, वहां पर भी आप लोग पढ़े थे, है ना। मोटा, जितना तार मोटा होता है उसमें करंट ज्यादा पास करता है, और करंट कुछ होता नहीं है। करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, ये आप लोग पढ़े 10th क्लास में। ये सब बिल्कुल एनालॉगस है। थोड़ा 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 सोचोगे तो आंसर निकलता है ना। ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। ये 3 चीज हो गया। अब एक और चीज के ऊपर होगा जो कि आप लोग बताएंगे। नहीं, अब वॉल्यूम, एरिया आ गया तो वॉल्यूम का फेस टू फेस जा रहा, वॉल्यूम पर नहीं डिपेंड करे। एरिया भी लिखी दिया और लेंथ लिखी दिया, एरिया इंटू लेंथ से वॉल्यूम आता है, तो फिर वॉल्यूम नहीं लिख सकोगे। हाँ, टाइम के ऊपर चलते हैं। ये टाइम के ऊपर चलने का मतलब यही कि कई बुक में इसको लिया ही जाता है फ्लो रेट, कई बुक में इसको Q/T ही लेकर के फैक्टर लिखवाया गया है। बात समझ में आ रहा है? मतलब फ्लो रेट ही लेकर के लिखा जाता है। फ्लो रेट, हीट का फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही लेकर के ये सब फैक्टर लिखवाया जाता है। टाइम को तुम अलग फैक्टर मान रहे हो तो अपने हिसाब से बताओ, डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा। जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ही ज्यादा जो है वो हीट ट्रांसफर होगा। ऐसे ज्यादातर किताब में ये Q/T के फॉर्म में ही मिलता है लिखा हुआ, तो हम लोग भी इसको Q/T ही कर देंगे अभी थोड़ा देर में। घड़ी जगह पर मिल नहीं रहा हम लोगों को। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब चलो जोड़ ताड़ के बताओ कितना हुआ। A हो गया T1 माइनस T2 हो गया इंटू T, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग तो लेट आए, बट अभी आप लोग अपने दिमाग से भी बता सकते हैं। मान लीजिए 2 अलग अलग मेटल का सरफेस है, एक कॉपर का और एक एल्यूमिनियम का। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रख दो। ये चेंज इन टेम्परेचर अगर सेम रख रहे हो और ये D सेम रख रहे हो, तो जो हीट फ्लो अगर वो भी सेम दे रहे हो तो भी जो टाइम लगेगा
वो अलग अलग आएगा। या वैसे वर्षा तुम क्यू सेम रख लो, टाइम सेम रख लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रख लो, डी सेम रख लो, वो जो T1 माइनस T2 है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग खुद बता रहे हैं यहाँ पर गेम में जो है वो प्रॉपर्टी भी है, ये प्रोपोर्शनल हटेगा और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आने वाला है, वही चैप्टर का नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसलिए मैं हीट के इस हिसाब से चैप्टर को नहीं पढ़ाता, मैं इन सब चैप्टर को बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के हिसाब से पढ़ाता हूँ। सारा का सारा प्रॉपर्टी ही बन गया है तो ज्यादा याद करने का चांसेस रहता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट आने वाला है और ऐसा कांस्टेंट जो कि बार बार उसी नाम से आता रहता है, इस बार भी k है। दिस इज a, दिस इज T1 माइनस T2 टू T बाई D। यहाँ पर इस k को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और ये एक प्रॉपर्टी है, जनरली सॉलिड का लग रहा है देखने सुनने में। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया इस चैप्टर में हम लोगों को अप्रोच करने का फॉर्मूला और ये हो गया चैप्टर के हिसाब से बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये हर मेटल का अलग अलग होता है। एट अ गिवन टेम्परेचर पर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी स्टील का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, आयरन का अलग अलग होता है। ठीक है, कहाँ तक आ रहा है ये? पूरा वो रुक जाओ, थोड़ा नीचे करो और लिखते भी रहो। अभी बात हो रहा था ये जो टाइम जो लिख तो दिए हो, बट ये टाइम जनरली किसी के कंट्रोल में होता नहीं, कितने टाइम के लिए हीट दे रहे हो। इसको हम लोग एक साथ करते हैं एक्चुअली में। दिस इज कंसीडर्ड एज अ फ्लो रेट ही हो जाए, Q बाई T बराबर दिस इज T1 माइनस T2 है और नीचे जो है वो D है। ये T1 माइनस T2 को ऐसे डेल्टा T लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये आप लोग 11 खत्म होने को है, जहां टेम्परेचर ऐसा मेंशन रहता है 20 से 30, 40 से 50, वहां तुम T1 T2 कुछ भी लिख दो। जहां लगे डिफरेंशिएशन का झमेला आने वाला है वहां पर इसको dt बाई dx लिख देने पर भी फायदा होगा। जहां ये एज अ फंक्शन के फॉर्म में मिले, अब मैं डिफरेंशिएशन लेकर के नहीं बैठने वाला, 50 बार हो चुका है पढ़ाई, है ना। अगर टेम्परेचर अगर फिक्स है 40 से 10, 20 से 10, 40 से 30, तब ठीक है भैया, T1 T2 से हो जाएगा। बट फंक्शन के फॉर्म में मिले तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर वर्ड आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं मेरे से, ये डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसको क्या कहते थे बताया था मैं? जहां x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, ग्रेडियंट कहते हैं। dt बाई dx इसको जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। ये विस्कोसिटी वाले चैप्टर में भी था, है ना। वहां पर क्या था? वहां पर विस्कोसिटी वाले, पहले से लिख लिया जाए, टेम्परेचर ग्रेडियंट dv बाई dx कौन था? F था शायद। विस्कस फोर्स कौन किसके प्रोपोर्शनल था? F बराबर ईटा है dv बाई dx था ना, मैंने F था ना, विस्कस फोर्स था ना। हाँ, तो विस्कस फोर्स था, तो विस्कस फोर्स बराबर माइनस ईटा a इंटू dv बाई dx। वहां पर ये dv बाई dx वेलोसिटी ग्रेडियंट, जहां पर डिफरेंशिएशन टाइम नहीं डिस्टेंस के हिसाब से हो, उसको ग्रेडियंट वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब जो लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल किए थे उन लोग को याद आएगा, लिखवाते समय तो टीचर लिखवा दिया था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का है, बट एक भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाला नहीं था। लेयर्स के बीच का डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन तुम्हारे लेवल के ऊपर का है, लिखते समय लिखते हैं। यहां पर भी लिख रहे हैं dt बाई dx, बट शायद ही कोई क्वेश्चन तुमको मिले जिसमें तुमको टेम्परेचर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़े, उसका नौबत शायद ही 11 के किसी क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। यहां पर एक माइनस साइन आता था विस्कोसिटी वाले में, क्यों आता था? वहां पर क्या बताया गया था? जिस तरफ लेयर्स के बीच में स्पीड गिरता है, फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ये विस्कस फोर्स चैप्टर पढ़ाया गया था। यहां पर भी तो कुछ ऐसा ही बात हो रहा है। वो हीट फ्लो किस तरफ हो रहा है? जहां टेम्परेचर गिरा उसी तरफ हीट ट्रांसफर होता है। इस चीज को शो करने के लिए यहां पर हम लोग ऐसे ऐसे माइनस साइन भी लगाते हैं। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि हीट फ्लो टेम्परेचर जिस तरफ गिरेगा उसके डायरेक्शन में जाएगा। न्यूमेरिकल बनाते समय इस माइनस का कोई काम नहीं है, ये मैं पहले भी बताया हूं। ये नहीं आपको याद रहा तो तुम्हारा प्रॉब्लम है बॉस, देन इट विल बी नॉट माई प्रॉब्लम। और जब इन सबको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, मैंने फंक्शन के फॉर्म में लिखे हो, तो इसको भी q बाई टी नहीं लिख करके इसको भी हम लोग ऐसे dq बाई dt लिखते हैं। दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफर। दिस इज dq बाई dt बराबर माइनस k dt बाई dx। ये लिखने के लिए अच्छा लग रहा है, बट जो क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे इस चैप्टर में
वो हम लोग इसी से बनाएंगे, Q बराबर K A T1 माइनस T2 इंटू T बाई डी, न्यूमेरिकल वगैरह इसी से बनाएंगे। ये जो K है ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका यूनिट डायमेंशन अभी आप बताने वाले हैं, जल्दी से बताइए इस K का यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, ये आ रहा है ना पूरा वीडियो में। चलो ये Q क्या था इसमें, माना हीट एनर्जी है, तो जूल, इधर गया जूल, ये डिस्टेंस था जूल मीटर, नीचे क्या क्या आया, ये एरिया नीचे आया मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर से टेम्परेचर घटाएंगे तो टेम्परेचर आएगा केल्विन, और ये टी टाइम का है सेकंड, नीचे ना। हाँ तो बताओ कितना हो गया, ये दोनों कट गया है ना, तो कितना हो गया, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड। अरे समझ, और इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, और क्या क्या लिखा जाए, जूल, जूल है वर्क डन बाय टाइम टेकन, वर्क डन बाय टाइम टेकन इज पावर, बहुत सोच सोच के बता रहा, तो ये हो गया वॉट, जूल पर सेकंड इज वॉट पर मीटर पर केल्विन, वॉट पर मीटर पर केल्विन जो है वो चलेगा, इसका यूनिट न्यूमेरिकल भाषा में देखेंगे जो है उस हिसाब से काम चलाएंगे। डायमेंशन आ गया इसका, बताओ के, बहुत सारा के है भाई, पूरे 11-12 क्लास में के बहुत सारा है, तो आप देख लेना, के के चक्कर में मत रहना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी लिखा हुआ रहेगा उसके चक्कर में रहना। बाकी बताओ क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर जूल बचा था ना, जूल का था ml2 T-2, नीचे L, केल्विन का K, इसका T ना, कितना हो गया M L1 ना, ml1 A पे पावर -1, ये इसका डायमेंशन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, और K से के कंफ्यूज मत करना, ये केल्विन वाला K और ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वाला है। K और अल्फा ये छाया हुआ पूरे लेवल पर, हर जगह पर कांस्टेंट में K और अल्फा दिखते रहता है, तो कंफ्यूज मत करना, लिखो। और ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग समझ गए, dq बाई dt बराबर कितना आया, K इंटू A इंटू dt बाई dx, ठीक है ये हो गया। और तब से 2-4 बार बता दिया, एक बार और बता दो, ये dq बाई dt लिख रहे हैं, dt बाई dx लिख रहे हैं, बट 11-12 क्लास में तो एटलीस्ट फिजिक्स के क्लास में ग्रेडियंट वाला डिफरेंशिएशन का एक भी क्वेश्चन नहीं है, लिखते सब अलग बात है बट है नहीं। मैं ये नहीं बोला डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं है, बट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, मोशन में बहुत सारा क्वेश्चन था, एनएलएम में बहुत सारा क्वेश्चन था, वर्क एजी पावर में बहुत सारा क्वेश्चन था, 12th में बहुत सारा आएगा, मैथ में तो चैप्टर ही पढ़ रहे हो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, वो एक अलग बात है, बट लेयर्स के ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऐसा ना के बराबर क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको याद रखना। बाकी ये तो लिख ली है। अब इसमें हम लोग 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़कर आए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके साथ इसका कोई कनेक्शन तो है नहीं, बट थोड़ा थोड़ा हम लोग अगर ऐसे ही जबरदस्ती जोड़ने का कोशिश करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मेटल क्या करता है, किसको, चार्जेस को, इलेक्ट्रिसिटी को। यहां पर भी क्या देख रहे हैं, मेटल किसको कंडक्ट कर दे रहा है, तो थोड़ा सा एनालॉगस है, थोड़ा सा मिला सकते हैं इधर उधर करके, ठीक है। तो उसको मिलाने के लिए 10th क्लास में आप लोग एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का पढ़े थे, आर बराबर था रो एल बाई ए, था ना, रेजिस्टेंस बराबर ये था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज 1 बाई सिग्मा, आर बराबर रो एल बाई ए था ना। तो यहां पर ठीक है, यहां पर देखो, अगर इसको अगर थोड़ा सा ऐसे मिलाओ, ए है, बातें मत करो, dx बाई के, ये dx को अगर उधर लेके चलते हैं, dx बाई के ए इसका, अरे समझ, dx बाई के ए है ना, तो ये dx ठीक है, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी को हम लोग 10th में आप लोग पढ़े थे, 1 बाई कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं, अभी 11th केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे, रेजिस्टिविटी को 1 बाई कंडक्टिविटी कह सकते हैं, 1 बाई कंडक्टिविटी, अरे समझ में गुड, अरे हाँ ना बोल भाई, ये 10th वाला लिख रहे हैं, रेजिस्टिविटी को 1 बाई कंडक्टिविटी एल बाई ए, ऐसा लिख सकते हो 10th क्लास के हिसाब से। यहां पर भी देखो, ये एल ही ना था, dx क्या था, दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस के, यहां पर ये जो सिग्मा है रेजिस्टिविटी का उल्टा, दैट वाज कंडक्टिविटी, यहां पर के क्या लिखवाए हो, अभी तुम क्या लिखे हो, कोफिशिएंट ऑफ,
और ये नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसे एनालॉगस लग रहा है। यहाँ एल है तो यहाँ पर दोनों लेयर के बीच का एल है। यहाँ पर सिग्मा है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी है। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दोनों बातें मेटल के सरफेस के लिए कर रहे हैं। एक में करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात हो रहा है तो एक में हीट का कंडक्शन का बात हो रहा है। फोर्थ क्लास में पहली बार पढ़े थे मेटल जो है वो हीट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन वाला लिखे हो छोटे क्लास में, तो उसी से ही मिलता जुलता ये लग रहा नहीं। तो यहाँ पर इसको हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। दिस इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। हाँ, ये अलग बात है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ये बहुत बड़ा फैक्टर है। 10th क्लास में भी बहुत लंबाई से सीरीज पैरेलल का न्यूमेरिकल पढ़े होंगे, वो भी उसका 10% पढ़े थे। अभी 90% 12th में बहुत डिटेल्स में रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल पढ़ना है। उतना फेमस टॉपिक नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल, घर पे पैरेलल कनेक्शन करते हैं और दिवाली में जो बल्ब का कनेक्शन करते हैं, सीरीज का कनेक्शन करते हैं, उसको ढेर सारा न्यूमेरिकल, उतना बड़ा टॉपिक तो नहीं है ऑब्वियसली, बट सिर्फ ऐसे ही एनालॉगस अगर मिलाया जाए तो यहां भी dx/k को हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस टर्म इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। जिससे डिनोट भी ऐसा ऑफिशियली नहीं किया जाता, बट स्कूल एग्जाम में लिखने के लिए पूछा जाता है कि थर्मल रेजिस्टेंस बताओ इसमें कौन सा है भैया, तो dx/k जो है वो थर्मल रेजिस्टेंस कहलाता है। वहां पर अगर वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर dx/k थर्मल रेजिस्टेंस है। वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी है। और वहां पर सीरीज पैरेलल बहुत डिटेल्स में, यहाँ पर नहीं है सीरीज पैरेलल उतना डिटेल्स में, बस एक टॉपिक है छोटा सा, तो इसको हम लोगों को कम से कम याद रखना, ठीक है। इसका यूनिट बताओ क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या लगता है, सिर्फ थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट कितना हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट बताओ। अब बताओ, ऊपर इसी में से कर लेते हैं, dx/k आया ना, dx/k किसके बराबर हो गया, ऐसे Q/T बराबर था KA चेंज इन टेम्परेचर बाई x, है ना। तो इसमें हमारा x उधर चला गया, K भी उधर आ गया और A भी उधर आ गया, मतलब x इधर गया, K इधर आया, तो उधर क्या क्या बच गया, T1 माइनस T2, T भी ना, T ऊपर, सही हो गया, श्योर ना, सही है। तो बताओ ये x में, तो इसका यूनिट कितना हो गया, केल्विन सेकेंड पर जूल, केल्विन सेकेंड पर जूल, इसका यूनिट हो गया केल्विन सेकेंड पर जूल। अरे ये थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, तो इसको लिखो, डायमेंशन में निकाल। तो यहां तक हो गया, तो अब इसमें थिंग्स टू रिमेंबर, देखो थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर नहीं है, थिंग टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थिंग टू रिमेंबर, ठीक है। ज्यादा से भी ज्यादा अगर होता है तो उतना इंपॉर्टेंट है, अगर ज्यादा से भी ज्यादा कोई शब्द है तो वो है चैप्टर का। हाँ भाई, तो अभी बात हो रहा है इक्विलिब्रियम। इस 11th क्लास में हम लोग बहुत बार पढ़े, 12th में तो दिखता ही नहीं है ये वर्ड, केमिस्ट्री में दिखा, फिजिक्स में तो हर चैप्टर में दिख रहा है, कभी एनएलएम में दिखा तो कभी वर्क एनर्जी पावर में, रोटेशनल मैकेनिक्स में अलग दिखा तो हीट में अलग ही दिख रहा है ना। तो एक वर्ड बार बार थर्मल इक्विलिब्रियम आया था कुछ दिन पहले भी, थर्मल इक्विलिब्रियम में बताया गया था, उसमें कैलोरीमेट्री पढ़ रहे थे तब, है ना। वहां पर क्या बताया गया था, एक सब्सटेंस है उसको गर्म किए हो, उसको ठंडे बॉडी में भेजे हो, हीट लॉस हीट गेन होगा। बाकी तो मैं कैलोरीमेट्री तो पढ़ाया, मतलब सिर्फ ऐसे शॉर्टकट में बात कर रहे हैं। स्टर करते रहते थे, कब तक, जब तक कि दोनों का, और वहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कहते थे, अब नहीं हो पा रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंजेस क्या हो रहा था, अब टेम्परेचर चेंज होना बंद, टेम्परेचर चेंज होना बंद, ना गर्म बॉडी ना ठंडे पर अपना हीट लॉस कर रहा है, ना गर्म ना ठंडा वाला जो है वो हीट गेन कर रहा है। उसी को हम लोग कह रहे थे थर्मल इक्विलिब्रियम वाला स्टेट, जहां पर आपको कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल वगैरह समझाया गया किस तरह से करना है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर जैसे दो अलग अलग सरफेस है ना, दो अलग अलग मेटल का सरफेस है, दोनों को ज्वाइन कर दिए,
ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या अटेन कर लेगा, दोनों का मेटल सरफेस को जब ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर भी इक्विलिब्रियम टाइप का वर्ड आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट। इस बार इक्विलिब्रियम वर्ड इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पर, यहां पर होगा स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, दो अलग अलग मेटल का सरफेस है, दोनों को अलग अलग गर्म किए हुए हैं, दोनों को साथ में अगर ऐसे जोड़ दिए तो क्या होगा, दोनों में हीट ट्रांसफर होगा, अभी जो चैप्टर पढ़े हैं। और ऐसा तो होगा नहीं कि रूल चेंज हो जाएगा, होगा तो गर्म से ठंडा ही के तरफ, बट कब तक होगा, कब तक, यही जो इक्विलिब्रियम वर्ड है उसको तोड़ना है यहाँ पर। ये इक्विलिब्रियम वर्ड यहाँ पर नहीं चलेगा, जहां पर आपको हीट का कंडक्टिविटी शब्द दिख रहा हो वहां पर आप स्टेडी स्टेट वर्ड पर आएंगे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम शब्द तोड़ना होगा। इक्विलिब्रियम में जहां तक कर सकते थे कर लिए, अब थर्मोडायनामिक्स पाएगा तो फिर थर्मल इक्विलिब्रियम पर आएंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम हो जाता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम, यहां पर हीट ट्रांसफर का रेट का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये तब होता है स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट जब लगे क्वेश्चन में मेंशन हो, और या फिर आपको लगे कि ये जो केस है वो स्टेडी स्टेट का है, वहां पर फ्लो रेट इक्विलिब्रियम नहीं है, जो फ्लो रेट है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्लो रेट का वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगा। फ्लो रेट सेम, मतलब dq बाई dt का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, और यू कैन से q बाई t का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। टेम्परेचर सेम नहीं होगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, स्टेडी स्टेट में फ्लो रेट जो है वो सेम हो जाएगा। वो सिर्फ हीट ट्रांसफर का बात नहीं, वो जो पाइप में पानी का फ्लो का भी बात तुम कर सकते हो। पाइप में पानी का फ्लो है, दो अलग अलग पाइप को हम लोग ऐड करेंगे तो स्टेडी स्टेट, इक्विलिब्रियम का बात ही नहीं हो रहा वहां पर, स्टेडी स्टेट तब माना जाता है जब फ्लो रेट जो है वो पाइप्स का सेम हो जाए, पाइप में जो पानी का फ्लो हो उसका फ्लो रेट, वहां इक्विलिब्रियम का क्या सेम कर दोगे वहां पर, समझ में आ रही है बात। स्टेडी स्टेट, यहाँ पर इक्विलिब्रियम वर्ड तोड़ना है। इक्विलिब्रियम आप यूज किए, थर्मल इक्विलिब्रियम एनएलएम में अलग जगह पर इस्तेमाल किया, रोटेशनल मैकेनिक्स में अलग जगह पर इस्तेमाल किया। फ्लो रेट, मैं सिर्फ हीट का फ्लो रेट का बात नहीं कर रहा, जहां पर भी फ्लो रेट की बात होगी वहां पर हम लोग, मतलब जहां पर स्टेडी स्टेट का बात होगा और वाइसे वर्सा जहां पर फ्लो रेट का बात होगा वहां पर हम लोग टेम्परेचर सेम नहीं करेंगे, फ्लो रेट मतलब Q बाई टी सेम कर देंगे। समझ आ रही है बात, इस चीज को ख्याल रखना। इक्विलिब्रियम वर्ड का कनेक्शन इसमें से तोड़ना है, फ्लो का रेट सेम करना है, स्टेडी स्टेट में फ्लो का रेट सेम करना है, टेम्परेचर बराबर नहीं करने का है। समझ आ रही है बात, तो इसको ध्यान में रखना, इसको लिखो, स्टेडी स्टेट में फ्लो रेट सेम हो जाता है। ठीक है, ये वर्ड इक्विलिब्रियम से अलग है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये स्टेडी स्टेट में फ्लो रेट सेम। जहां पर भी जिस भी चैप्टर में तुमको फ्लो का कॉन्सेप्ट समझ में आए, टू बी प्रिसाइज अगर मैं तोड़ के बताऊं तो 3 ही बार आता है, हीट का फ्लो और पानी का फ्लो पिछले चैप्टर में, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है फिजिक्स का। पानी का फ्लो रेट कौन ही सा बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं, एक ही बार तो दिखा, कहां हर चैप्टर में दिख रहा है। और फिर करंट का फ्लो रेट दिखता है, 10th में दिखा, 12th में दिखा है ना। चार्ज Q बाई टी को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, Q बाई टी, तो वहां पर भी ये वर्ड आता है फ्लो रेट सेम करना, वहां पर एनर्जी नहीं है, बट इस शब्द को देखना, इक्विलिब्रियम नहीं है, जहां पर कोई फ्लो करने वाला बात हो रहा हो वहां पर स्टेडी स्टेट में उसका टेम्परेचर को, चाहे एनर्जी को, चाहे करंट को ऐसा सेम नहीं कर देना, फ्लो का जो रेट है स्टेडी स्टेट में उसको हमें सेम करना है। याद रहेगी बात, लिखो जल्दी से। और एक क्वेश्चन लिखो। 11th में स्कूल में किसी का कोई चैप्टर आ रहा है, किसी का कोई चैप्टर आ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, दिक्कत होता है। 12th में बोर्ड होता है, उस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। और 9th 10th में आप लोग भी फील किए होंगे, 9th में हर स्कूल का अलग अलग, कहीं कुछ पढ़ रहा है, कहीं कुछ, फिर 10th में फिर बोर्ड से जो ठीक से पढ़ कर गया उसका बन ही जाता है, ऑफिशियल सिलेबस है, सही जगह जो पढ़ा। देखो क्या कर रहा है, 2 मेटल का क्यूब है ए और बी, उसका साइज सेम है, देख रहे हो, उसको अरेंज कर दिया गया है और अरेंजमेंट को थर्मली इंसुलेटेड किया गया है, मतलब अगल बगल कहीं पर ये मेटल का क्यूब को जोड़े तो हीट ट्रांसफर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ए का दिया हुआ 300 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, और ये बी का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ 200 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहां से सिस्टम को गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री से और 0 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, और ये दोनों का मेटल क्यूब को ऐसे ले जाकर कैसे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, 2 अलग अलग मेटल क्यूब को जिधर इंटरफेस पर ज्वाइन किए हो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली थोड़े देरी के बाद स्टेडी स्टेट आ जाएगा, और वो तुम्हारे मेरे बोलने से नहीं होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है
पूछ रहा है वो टेम्परेचर बता दो थीटा का ऑफ द इंटरफेस व्हेन द स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। ये इक्विलिब्रियम नहीं है कि टेम्परेचर ही बराबर हो जाएगा, ये स्टेडी स्टेट है, फ्लो रेट बराबर करना है और ये इंटरफेस पर होता है। पाइप को अगर ऐसा मेटल क्यूब नहीं पसंद आ रहा है, पाइप का भी अगर फ्लो रेट हो तो दो अलग अलग पाइप जहां पर ज्वाइन करोगे वहीं पर स्टेडी स्टेट आ सकता है जहां पर फ्लो रेट सेम हो जाए। समझ आ रही है? इस चीज को थोड़ा ख्याल रखना। तार में भी होगा, दो अलग अलग तार है, ऐसे तो हम लोग तार अलग अलग टाइप के जोड़ते नहीं है, तार में तो हम लोग चाहते हैं कि करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में जाए। खैर तो बताओ ये दोनों मेटल क्यूब को जोड़े हैं और इस पर यहां पर थोड़ी देर के बाद एक टेम्परेचर आएगा और उस टेम्परेचर पर स्टेडी स्टेट अटेन कर जाएगा। वो टेम्परेचर कौन सा होगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या बताया गया, स्टेडी स्टेट जब होता है तब क्या क्या बराबर हो जाना है, फ्लो रेट, मतलब dq बाई dt, ए मेटल का जितना है वो dq बाई dt के बराबर हो जाना है। ठीक है, और अभी आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं dq बाई dt का, क्या पढ़े थे, dq बाई k a, अब dt मतलब सब टेम्परेचर इंडिकेटेड है, T1 माइनस T2 ले लो बाई नीचे x। ठीक है, चलेगा ना? तो कितना हो जाएगा, इसका k 300 है, दोनों का एरिया सेम रह जाएगा। कैसे मेरे को पता चल गया, ये इस क्वेश्चन में सेम है। तुमसे जो मेंस में नीट में एडवांस में पूछा जाएगा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आया मेंस नीट एडवांस में, सब में उसमें अलग अलग पूछा जाएगा, इसमें सेम है। 300 a इंटू चेंज इन टेम्परेचर, यहां से यहां 100 माइनस 0 नहीं थीटा, इंटरफेस इस पॉइंट पर यहां पर फ्लो रेट बराबर हो रहा था, यहां से यहां पूरा थोड़ी चले जाएंगे। समझ में आ रहा सबको? ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पर यहां 100 से थीटा बाई नीचे क्या था, x था, x यहां से यहां तक का दूरी है, ये भी क्योंकि लिखा होता सेम साइज है तो ये साइज जो है वो हम लोग सेम लेंगे इस क्वेश्चन में। कल क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक का तो आप देखेंगे अलग अलग वाला भी आएगा, है ना। फिलहाल इसका 200 था एरिया थीटा बाई एक्स, एक्स कट जाएगा ऐसे, बोलो 300 बस 5 थीटा डिग्री। जैसे थीटा बराबर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो फ्लो रेट से हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फ्लो रुक जाएगा, ऐसा एक बार भी नहीं बोला हूं। इक्विलिब्रियम वर्ड होता तो रुक ही जाता, यहां रुकने का बात नहीं हो रहा। फ्लो रेट जो है वो सेम हो जाएगा। स्टेडी स्टेट में रोकना नहीं है, इक्विलिब्रियम में रोकते हैं हम लोग, है ना। एनएलएम में फोर्स बराबर तो मोशन या तो रुकता है या फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है ना। अभी थोड़ी देर पहले कल परसों आप लोग पढ़े थे थर्मल इक्विलिब्रियम कैलोरीमेट्री में, वहां पर क्या होगा, वो गर्म और ठंडा वाला जब थर्मल इक्विलिब्रियम तो रुक ही जाएगा, है ना, जहां पर तुम कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ फ्लो को रोक नहीं रहे हो, फ्लो रेट को बराबर करना है। तो इस वर्ड को ध्यान से देखते रहना, स्टेडी स्टेट और थर्मल इक्विलिब्रियम शब्द में अंतर है, और किसी भी तरह के इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट ये दोनों वर्ड में डिफरेंस है। यहाँ फ्लो रोक नहीं रहे, फ्लो रेट को सेम जैसा कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये 60 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बट इस पर हम लोग बिल्ड करेंगे चैप्टर को, इसी क्वेश्चन पर हम लोग इस चैप्टर को कल और बिल्ड करेंगे। ठीक है।